प्यारे दोस्तों, हार्टले नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इग्नू से, वो आज अपन हल करने वाले हैं, उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एम्स नॉट सेट ईएसआई जो भी एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जो जीएनएम कर रहे हैं और अदर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिले। तो चले अपन शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो पेपर है उसको आज अपन सोल्व करने वाले। उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे जो पहले जो रिपीट हो चुके हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, एम्स भुवनेश्वर रायपुर, या जो अपने बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड मतलब एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, उन सब में मतलब जो रिपीट क्वेश्चन है वो आज अपन देखने वाले हैं। तो चलते अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक इंक्लूड, मतलब इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट मतलब पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे ऑन एंटीबायोटिक इंक्लूड, मतलब वो अगर एंटीबायोटिक हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल अगर कोई पेशेंट आया है तो या फिर जो डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट, तो इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक इंक्लूड, तो एंटीबायोटिक उसको दे रहे तो उस समय उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे अपन। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन ए है स्टॉप एंटीबायोटिक्स ऑन disappearance of symptoms, ऑप्शन बी है कंज्यूम एंटीबायोटिक एंड कन्वीनियंस, ऑप्शन सी नोटिफिकेशन ऑफ साइड इफेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, या टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड कंप्लीट द कोर्स। तो इसमें राइट आंसर जो रहने वाला है वो राइट आंसर क्या रहेगा, डी अपना राइट आंसर रहेगा। डी राइट आंसर क्यों रहेगा कि टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो उसको मेडिसिन डॉक्टर्स ने ऑर्डर कर रखी है, जो मेडिसिन उसने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन कर रखी है, वो मेडिसिन उसको पेशेंट को लेनी है और कंप्लीट द कोर्स, मतलब कंप्लीट कोर्स करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे कि ऑप्शन ए है स्टॉप एंटीबायोटिक ऑन डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब ये एडवाइस उसको नहीं देनी है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि भाई जैसे आपके सिम्टम्स हैं, जैसे कोई भी रिलेटेड जो डिजीज है वो उसके सिम्टम्स उसके जैसे उसको लगे कि नहीं यार मैं ठीक हो गया तो एंटीबायोटिक स्टॉप कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, ये अपन उसको मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, पेशेंट को नहीं देना भी नहीं चाहिए। और कंज्यूम एंटीबायोटिक एट कन्वीनियंस, ठीक है, और नोटिफिकेशन द साइड इफेक्ट ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। तो इन जो सभी जो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या रहेगा अपना, डी इज राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अपना आगे। द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ ए नर्स व्हेन ए क्लाइंट कम विथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, समझते इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द प्रायोरिटी एक्शन, मतलब प्रायोरिटी एक्शन क्या है इस पे अपन गौर करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, अपन जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन पे अपन जो कहना क्या चाह रहा है उस पर अपन गौर नहीं करते। इसमें कह रहा है प्रायोरिटी जो एक्शन है वो क्या रहेगा अपना, सबसे बड़ी बात ये, इसी पे पूरा क्वेश्चन का जो खेल है वो टिका हुआ है। ठीक, द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ ए नर्स, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा व्हेन ए क्लाइंट कम्स विथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी लगी हुई है, अपने अपने इमेजिन करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो और भी ज़्यादा बेटर जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि जैसे अपनी इमरजेंसी कैजुअलिटी में अपनी ड्यूटी लगी हुई है, उस समय अपन ऑन ड्यूटी है और एक पेशेंट आया, उसके घर वाले उस पेशेंट को लेके आए और लेके आए हॉस्पिटल के, आप कैजुअलिटी में खड़े हो, पेशेंट को जैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए आप भी डॉक्टर के पास खड़े रहोगे और उसको वो हिस्ट्री बता रहा है। पेशेंट घबराया हुआ है, शानदार तरीके से घबराया हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस है, उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, या अगर सीवियर कंडीशन में तो नोजिया वोमिटिंग होगी, पेन एब्डोमेन बहुत ज़्यादा हो सकता है उसको, और घबराया भी होगा वो। तो पेशेंट आया, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर्स ने
मतलब पूरे अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री ली या उसको मतलब वाइटल साइंस वगैरह अपन देख रहे हैं, तो उस समय जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा अपना, तो द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ ए नर्स व्हेन ए क्लाइंट कम्स विद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, उस समय जो अपना प्रायोरिटी एक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मतलब एट फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या दोगे, ठीक है ना। तो चार जो ऑप्शन इसमें है उसमें से सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो ऑप्शन है वो अपना क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखते हैं अपन, ऑप्शन ए जो है वो डाइटरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, या ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो अपने अगर इसमें देखने वाली बात ये है कि इन चारों ऑप्शन में से राइट जो अपना ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी इज राइट आंसर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्यों, क्यों भाई साइकोलॉजिकल, क्यों डाइटरी मैनेजमेंट नहीं करोगे क्या, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करोगे क्या, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया है तो उसका मैनेजमेंट आप नहीं करोगे क्या, या मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है तो वो नहीं करोगे क्या। लेकिन क्या होता है मेरे भाई कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का मतलब ये है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और वो घर से जब हॉस्पिटल में आता है तो आते ही सबसे पहले, क्योंकि अपन जैसे वाइटल साइंस उसके ले रहे हैं या उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट के माइंड में यही रहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, क्या मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना, मैं हॉस्पिटल आया। तो इस तरीके की जो बातें हैं उसको सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। कहते हैं ना कि डॉक्टर्स या स्टाफ कोई भी पेशेंट को अगर प्यार से बात कर ले या उसको अगर पॉजिटिव रेफरेंस के साथ में अगर उसको समझाए तो भी आधा पेशेंट ऐसे ही तैयार हो जाता है। कहते कि नहीं कहते, अपने कहावत में कहते भी है कि डॉक्टर्स हाथ लगाए तो पेशेंट ऐसे ही तैयार हो जाता है। मतलब ये है कि उसको अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर अच्छे से दे दिया तो पेशेंट आधा ऐसे ही ठीक हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए कहते हैं उसके बाद में क्या होगा कि जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, हाँ हाँ बिल्कुल, आप हॉस्पिटल आ गए, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, है ना। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे डाइटरी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया है, या मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बाद की बातें है। सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चलते अपन, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रीफर्ड पोजीशन फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज, मतलब प्रीफर्ड पोजीशन सबसे बढ़िया जो अच्छी पोजीशन है वो कौन सी रहेगी, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। अब आपको पता है जैसा कि एब्डोमिनल से ही रिलेटेड है, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। अब पैरासिंथेसिस क्या होता है, जब ये समझ में नहीं आएगा तब तक अपना क्वेश्चन जो है समझ में आएगा नहीं। तो पैरासिंथेसिस क्या है, ये पैरासिंथेसिस ये क्या है, ये एक तरह से यूँ समझो कि ये एक तरह से बिल्कुल ही जो सिंपल है, सिंपल बेड साइड प्रोसीजर होता है। ये क्या होता है, बेड साइड, आपको जैसे कि पता है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस में ये पेशेंट जैसे यहाँ लेटा, ये इसको इस तरीके से इसको लेटाते हैं फाउलर पोजीशन में पेशेंट को, और जिस जो पेशेंट में एसाइटिक फ्लूइड होता है, एसाइटिक फ्लूइड होता है ना, जैसे लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में वगैरह होता है, तो एसाइटिक जो फ्लूइड हो गया, ये जो पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड हो गया, निडल इंसर्ट करके, निडल इंसर्ट बाय डॉक्टर्स एंड इसको जो है वो एक तरह से रिमूव, जो एसाइटिक फ्लूइड है पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल जो कैविटी है, कौन सी कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, उसको कहते हैं पैरासिंथेसिस, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल जो कैविटी में निडल जो है वो इंसर्ट करके वहां से एसाइटिक फ्लूइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसाइटिक फ्लूइड, है ना, एसाइटिक फ्लूइड, ठीक। एसाइटिक फ्लूइड है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस क्या कहते हैं, पैरासिंथेसिस। अब उसके लिए जो है सबसे प्रीफर्ड जो है वो पोजीशन कौन सी होती है, तो सबसे प्रीफर्ड जो पोजीशन होती है, अब जैसे कि आपको पता है सुपाइन पोजीशन किसको कहते हैं, सुपाइन पोजीशन पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ होता है, सीधा लेटा हुआ होता है पीठ के बल, मतलब पेशेंट लेटा लेटा चांद तारे देखता है ना, उसको कहते हैं अपन सुपाइन पोजीशन। ये ऐसे खेत में लेटा लेटा या घर पे लेटा लेटा छत पे चांद तारा देखता है रात को, इस तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ उसका मुंह रहता है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, उसको कहते हैं अपन सुपाइन, सुपाइन पोजिशन। अब विथ लेग बेंड, विथ लेग बेंड मतलब
इस तरीके के हो गया, ये लेग बेंड, ये लेग, ये लोसा बेंड हो गया, लेग बेंड है ना, इसको कहेंगे अपन सुपाइन। फाउलर पोजीशन किसको कहते हैं आपको पता है, जैसे कि मैंने पढ़ाया भी था, आप मेरी पोजीशंस वाला वीडियो देखोगे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देखना पोजीशंस वाले सब पोजीशंस के वीडियो पड़े हैं, वो आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन वेरियस टाइप ऑफ पोजीशंस और कौन सी पोजीशन में कौन सा प्रोसीजर करते हैं और कब उसको कौन सी पोजीशन देते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ सेमी फाउलर पोजीशन की, अब सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होता है, सेमी फाउलर पोजीशन में होता है जो बेड है वो कितना होता है, बेड का जो है वो 30, ये वाला 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री हो गया तो सेमी फाउलर पोजीशन कहते हैं उसको। अगर ये 45 हो गया, अगर ये ऐसे इस तरीके का, ये जो ये वाला अगर ये 45 हो गया है ना, 90 तो ये हो गया, इसका आधा 45 अगर ये हो गया तो इसको कहते हैं अपन, पेशेंट यहाँ लेटेगा ऐसे इस तरीके से ऐसे, और ये अगर 45 है तो इसको कहेंगे अपन फाउलर पोजीशन, इसको क्या कहेंगे अपन, फाउलर पोजीशन। और अगर पेशेंट बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से ऐसे लेटा है, ये वाला 90 डिग्री, और पेशेंट यहाँ पे ऐसे, तो इसको कहेंगे अपन हाई फाउलर पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, हाई फाउलर पोजीशन। ठीक, तो ये पोजीशन हो गया। अच्छा, प्रॉन पोजीशन किसको कहते हैं, प्रॉन पोजीशन सुपाइन का जस्ट उल्टा, सुपाइन में तो क्या होता है, ऊपर की तरफ मुंह होता है इसका, है ना, लेकिन मुंह अब की बार नीचे टिका होगा ऐसे ऐसे ऐसे, बेड ये मिड रेसा, मुंह नीचे की साइड में रहेगा, तो उसको कहेंगे अपन प्रॉन, मतलब पेट के बल, सुपाइन में पीठ के बल, बैक के बल, लेकिन जो है कि बार पेट के बल सीधा लेटेगा उसको कहेंगे प्रॉन। और साइड लाइन आपको पता ही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, सुपाइन में ही, सुपाइन ये सॉरी प्रॉन के साथ में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो होता है, तो इसको कहते हैं साइड लाइन। अपना राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, प्रीफर्ड पोजीशन क्या रहेगी, प्रीफर्ड पोजीशन रहेगी अपनी फाउलर पोजीशन। ठीक है, ये फाउलर पोजीशन में पैरासिंथेसिस जो है वो प्रोसेस होता है। चलते अपन नेक्स्ट, अब चलते अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेशेंट विथ टीबीएल फ्रैक्चर डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम ड्यू टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब जैसा कि ये बता रहा है पेशेंट विथ टीबीएल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कौन सा है, टीबीएल, टीबीएल मीन्स टीबिया फिबुला होता है ना, टीबिया फिबुला कहाँ होता है, आइडिया है कुछ, रेडियोल्ना कहाँ होता है, अपर लिम्ब में क्या होता है, रेडियोल्ना, ये क्या है, बोन है, कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन है ना, अपर लिम्ब जो है उसमें रेडियोल्ना, रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना है ना, और लोअर लिम्ब हो गया, उसमें हो गया जो पांव की हड्डी लोअर लिम्ब, उसमें हो गया टीबिया होती है एक तो, और उसके जस्ट पास में सपोर्ट वाली फिबुला, राइट, ये हो गई। अब ये कह रहा है कि टीबियल फ्रैक्चर, टीबियल फ्रैक्चर जब हो गया पांव की हड्डी का, ये पांव, ठीक है, ये इसका पांव हो गया, थोड़ा डेकोरम कर देते हैं इसको, नहीं इस तरीके, ठीक है। अब क्या, एक तो टीबिया होती है, एक फिबुला होती है पाँव में, ठीक। अब क्या कहते हैं, ये इसका फ्रैक्चर हो गया, टीबिया का फ्रैक्चर हो गया। अब टीबिया का फ्रैक्चर हो गया तो डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपार्टमेंट जो सिंड्रोम हो गया, कंपार्टमेंट जो सिंड्रोम हो गया वो एक तरह से डेवलप हो गया। अब जैसे कि आपको पता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, या बिल्कुल सिंपल शब्दों में भाषा समझो, कि अंदर जो इंटरनल जो प्रेशर होता है, इंटरनल जो प्रेशर होता है किसकी वजह से, मतलब एक तरह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है एक तरह से पेनफुल और एक बहुत ही डेंजरस जो सिचुएशन कह सकते हैं अपन, डेंजरस जो कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है प्रेशर जो बिल्डअप होता है, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर जो है बिल्डअप होता है, इंटरनल जो है उसकी साइड में पेन, इंटरनल जो ब्लीडिंग वगैरह होती है इंजरी के वक्त, जो ब्लड वेसल्स वगैरह, ये क्या है कि इंजरी के वक्त अंदर की जो
इंटरनल जो प्रेशर होता है इसकी वजह से एक तरह से प्रेशर बिल्डअप होता है बाहर की साइड में, इंटरनल से बाहर की साइड में। तो एक तरह से पाँव बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, मोटा मोटा सा हो जाएगा, ऐसे सूरज के फूल के, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इतना लग रहा है इसमें। तो उसकी वजह से ये क्या कहते हैं, प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तरह से क्योंकि इंजरी होगी, इंजरी होते ही क्या कहते हैं, टिश्यू जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, ये टिश्यू स्वेलिंग हो जाएगी इंजरी की वजह से। तो उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम में वो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है। और ये कौन कौन सी कंडीशन है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब कब बन सकता है, कॉजेज क्या क्या है। कॉजेज जैसे किसी पेशेंट में अगर बर्न्स हो गए हो, पेशेंट अगर जल गया हो, ठीक है ना, या ओवर टाइट बैंडेज 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 अगर ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बैंडेज ओवर टाइट, मतलब उसको बांध लियो, या कोई सर्जरी कर लियो, है ना, कोई सर्जरी वगैरह हो ना, ब्लड वेसल्स, उसमें क्या है कि वो एक तरह से रप्चर हो जाती है या कट कट फट जाती है, तो उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इंटरनल जो प्रेशर है इसमें अपने राइट आंसर रहेगा। ठीक, इंटरनल प्रेशर जो है उसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइंट्स वुंड इज ड्रेनिंग थिक येलो मटेरियल, द नर्स करेक्टली डिस्क्राइब ड्रेनेज एस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पे अगर अपन फोकस करते हैं, क्वेश्चन को अगर रिपीट करते पढ़ते हैं, क्लाइंट वुंड इज ड्रेनिंग थिक येलो। अब जैसे इसमें दो दो जो मेजर जो बात दे रखी है इसमें, एक तो थिक और एक येलो मटेरियल टाइप जो है वो वुंड ड्रेनेज जो है डिस्चार्ज हो रहा है, मटेरियल का वुंड ड्रेनेज है जो डिस्चार्ज हो रहा है। तो द नर्स करेक्टली डिस्क्राइब ड्रेनेज एस। तो ड्रेनेज कौन सा टाइप का होगा। अब मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, सेंगोनियस। अब सेंगोनियस जो ये वुंड ड्रेनेज है वो किस टाइप का होता है। सेंगोनियस जैसे हो गया, अगर कहीं इंजरी या स्किन में अगर कट लग जाता है, स्किन में अगर कट लग जाता है, स्किन में अगर कट लग जाता है, या फिर सर्जरी वगैरह होती है, जैसे सर्जरी हो गई किसी पार्ट की, अगर सर्जरी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि फ्रेश ब्लीडिंग होती है ना, फ्रेश ब्लडिंग, फ्रेश ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लडी टाइप जो हो गया, जिसमें ब्राइट रेड वगैरह टाइप का, ब्राइट रेड कलर टाइप का ये इसमें होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ब्लडी वगैरह होती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सेंगोनियस। उसको क्या कहते हैं, उस वुंड जो ड्रेनेज जो कलर होता है उसको क्या कहते हैं अपन, सेंगोनियस। जैसे पोस्टमार्टम में अक्सर अपन को पोस्ट जो ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, जो जैसे ऑपरेशन थिएटर जो पेशेंट आता है और उसको अगर ड्रेनेज लगा हुआ होता है तो अपन उसमें देख सकते हैं, उसमें एकदम से ब्राइट रेड कलर टाइप का ब्लड जो है उसमें प्रेजेंट होता है, जो डिस्चार्ज होता रहता है और ड्रेनेज में कलेक्शन होता रहता है। तो एक तरह से वो सेंगोनियस जो हो गया वो ब्लड टाइप का जो है वो सेंगोनियस होता है ना, ड्रेनेज कह सकते हैं अपन। उसके बाद में सीरियस सेंगोनियस। सीरियस सीरियस से मतलब ये हो गया, सीरियस मतलब सेंगोनियस से तो मतलब सेंगोनियस हो गई, सेंगोनियस से मतलब अपन अगर यूँ देखें, सीरियस प्लस सेंगोनियस, ये एक तरह से सीरोस प्लस सेंगोनियस, तो सीरोस और सेंगोनियस भी कहते हैं इसको, सीरस प्लस सेंगोनियस, सेंगोनियस। ठीक, अब सीरस में क्या होता है, जैसे वाटरी लिक्विड, वाटरी टाइप का लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड कह सकते हैं अपन, वाटरी क्लियर लिक्विड टाइप का अगर फ्लूइड हो, तो प्लस ब्राइट रेड टाइप का, मतलब दोनों तरफ का होगा ये, ब्राइट रेड, क्लियर भी होगा और ब्राइट रेड जो फ्रेश ब्लीडिंग वगैरह होती है वो दोनों मिक्स होता है, तो उसको कहते हैं सीरस सेंगोनियस। अच्छा, सीरस जो होगा वो बिल्कुल ही एकदम क्लियर लिक्विड होगा, सीरस वाटरी क्लियर लिक्विड, वाटरी क्लियर लिक्विड। ठीक, ये हो गया, ये सीरस में होता है। जैसे वीनस अल्सरेशन हो गया, या पिंक सीरस, सीरस वुंड एग्जीक्यूटेड जो नॉर्मल होता है, जिसमें कुछ मात्रा में आरबीसी भी होती है। सीरस में क्या होता है, कुछ मात्रा में आरबीसी भी होती है क्लियर लिक्विड के साथ में। उसके बाद में अगर प्रूलैंड की बात करें अपन, प्रूलैंड की, तो प्रूलैंड में क्या होता है कि एक तरह से यूँ समझो कि एक तो येलो टाइप का होता है उसमें, या थिक मटेरियल, थिक मटेरियल अगर हो जाता है, थिक मटेरियल येलो टाइप का,
उसको क्या कहते हैं अपन, प्रूलेंट। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, एक तरह से यूँ समझो आपकी नॉर्मल जो हेल्दी हीलिंग जो करेक्टराइज होते हैं वो नहीं होते उसमें। मतलब एक तरह से आप यूँ नहीं कह सकते कि ये अगर थिक येलो टाइप मटेरियल अगर उसमें है, वुंड में ड्रेनेज हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हेल्दी वुंड है। उसमें क्या होता है, हेल्दी वुंड में पिंक टाइप का होता है, पिंक होगा या बिल्कुल ही एकदम पिंक पिंक इस पूरे आसपास में जो कैपिलरीज होगी या जो वुंड होगा वो होगा। उसमें येलो टाइप अगर हो गया या थिक मटेरियल अगर कुछ लिक्विड वगैरह आ रहा है उसमें, तो आप कह सकते हो कि पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो पस बन रहा है ना, मिल्की टाइप। कैसा, मिल्की टाइप, येलो मिल्की टाइप, ब्राउन टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं अपन प्रूलेंट। तो इसमें देखो जैसा कह रहा है ये, अगर थिक और येलो मटेरियल है, क्लाइंट वुंड इज मतलब क्लाइंट मतलब पेशेंट वुंड इज ड्रेनिंग थिक येलो मटेरियल अगर है, तो द नर्स करेक्टली डिस्क्राइब ड्रेनेज एज प्रूलेंट। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, प्रूलेंट। राइट। अगर अपन आगे मैं बताने की कोशिश करूँ, आगे अपन चलते, ये देखो इसमें जैसा कि इसमें बता रखा है, इस अपने इमेज को अगर ध्यान से देखें, इमेज को अगर अपन ध्यान से देखें, सीरस सबसे पहले अपन, जैसे सीरस है, सीरस में क्या होगा, क्लियर होगा, वाटरी होगा, पानी जैसा, और प्लाज्मा होगा उसमें, जिसको अपन सीरम भी कहते हैं ना। सीरम में नहीं हो गया, सीरम प्लाज्मा लेवल, मतलब सीरम प्लाज्मा वगैरह, ब्लड और ब्लड में जैसे प्लाज्मा और सॉलिड मटेरियल आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग अलग होते हैं ना, तो उसी तरफ के उसी 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 टाइप के, जैसे क्लियर लिक्विड और वाटरी प्लाज्मा है, तो वो हो गया सीरस। ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें सेंगुनियस की, तो सेंगुनियस में क्या होगा, ब्राइट रेड ब्लड हो गया, फ्रेश अगर किसी की सर्जरी हो रही है तो ब्राइट रेड हो गया, इंडिकेशन एक्टिव ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग बता रहा है। एक्टिव ब्लीडिंग मतलब अगर कोई सर्जरी हो रखी है या वुंड को अगर अपने ढक रखा है, उसको बैंडेज कर रखी है, या तो उसके बाद में भी अगर ये ब्राइट रेड टाइप का अगर है, वो मतलब एक तरह से वुंड का जो पैड है वो गीला हो जाता है ब्राइट रेड कलर से, मतलब एक्टिव ब्लीडिंग अभी भी प्रजेंट है उसमें, कहने का मतलब। उसके बाद अगर अपन बात करें सीरोसा सेंगुनियस, सीरोसा सेंगुनियस से मतलब है सीरस प्लस सेंगुनियस, सीरस प्लस सेंगुनियस। ठीक। ये सीरस मतलब बिल्कुल क्लियर वाटरी और प्लाज्मा के साथ में फ्रेश ब्लीडिंग भी होगी, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सीरोसा सेंगुनियस, जिसमें पेल भी होगा, रेड भी हो सकता है, वाटरी होगा, और मिक्सचर ऑफ सीरस एंड सेंगुनियस, ये देखो प्लस मिक्सचर, दोनों का मिक्स हो गया। और प्रूलेंट में क्या होगा, प्रूलेंट में होगा ठीक येलो ग्रीन टाइप का हो सकता है, या टेन या ब्राउन, तो उसमें ये एक तरह से थिक येलो मटेरियल अगर है, तो ये पस फॉर्मेशन जो है, पस बन रहा है मतलब, और ये हेल्दी वुंड का करेक्टर है नहीं है। ठीक दोस्तों, चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द टर्म एपैथी मीन्स। अब एपैथी से क्या मतलब मीनिंग रखता है और रखते हो आप, तो जैसे अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, अब्सेंस ऑफ माइंड, अब्सेंस ऑफ स्पीच, अब्सेंस ऑफ पेन। राइट। तो एपैथी मीन्स क्या होता है, अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, अब्सेंस ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक तरह से यूँ समझो कि आपके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, आपके क्लाइमेट जहाँ पे भी आप बैठे हो, आप चाहे घर में हो, मोहल्ले में हो, या जॉब ऑफिस कहीं पे भी ऐसे कुछ जैसे अप्रिय घटना हो जाती है, और आपको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल ही जैसे कि एक ह्यूमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको वो बिहेवियर करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो मीन्स अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, आपको वो मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको कही गया एपैथी, है ना। अब्सेंस ऑफ माइंड, ठीक है, अब्सेंस भाई तेरा ध्यान किधर है ना, अब्सेंस ऑफ माइंड। अब्सेंस ऑफ स्पीच, अब्सेंस ऑफ स्पीच से मतलब ये हो गया भाई कि एक तरह से यूँ समझो कि भाई इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज, और जैसे डिस्फेजियम होता है। और अब्सेंस ऑफ पेन मतलब पेन का कोई भी पेन जो है वो बॉडी ऑर्गन में अब्सेंस रहना, है ना।
7 नंबर क्वेश्चन है, false perception of taste is termed as gustatory hallucination, tactile hallucination, olfactory hallucination and somatic hallucination। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉल्स परसेप्शन, मतलब अगर फॉल्स परसेप्शन आ रहा है टेस्ट ऑफ टर्म एज। अब हेलुजिनेशन की अगर बात करें तो हेलुजिनेशन क्या होता है, हेलुजिनेशन क्या होता है कि आपको लगता है कुछ है, आपको लगता है कुछ रियल में है, लेकिन वो क्या करता है कि ये माइंड से क्रिएटेड होता है। मतलब आपको रियल लगता है लेकिन वो माइंड से क्रिएटेड होता है। माइंड कह रहा है कि कुछ है लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता है ना, ये है हेलुजिनेशन। अब ये क्या एक तरह से सेंसरी एक्सपीरियंस है, ये एक तरह से क्या है सेंसरी एक्सपीरियंस है जो कि एपियर है, आपको लगता है कि वहाँ एपियर है लेकिन वो एक तरह से माइंड का रोल होता है, माइंड क्रिएटेड करता है, उसको कहते हैं हेलुजिनेशन। अब गुस्टेटरी हेलुजिनेशन, गुस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड है, अगर गलत परसेप्शन फॉल्स परसेप्शन टेस्ट का अगर आ रहा है तो गुस्टेटरी हो गया। टेक्टाइल मतलब ये हो गया कि एबनॉर्मल या फॉल्स जो सेंसेशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, बाई टच। एबनॉर्मल में ये एबनॉर्मल अगर सेंसरी होते हैं उसमें बाई टच, आपको लग रहा है कोई टच कर रहा है या जैसे स्किन पे हो गया, स्किन से रिलेटेड है तो टेक्टाइल हो गया। ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑल्फैक्टरी से क्या मीनिंग है, मतलब स्मेल जो डिटेक्ट होती है लेकिन वो रियली नहीं होती है ना, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें स्मेल जो डिटेक्ट होती है लेकिन रियली नहीं होती है, वो ऑल्फैक्टरी। और सोमेटिक में क्या होता है, उसके बाद में अपन चलते हैं विजुअल हेलुजिनेशन, एक और होता है विजुअल हेलुजिनेशन। ए पर्सन सीज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, उसको लगता है कुछ मतलब दिखाई दे रहा है या लगता है कि यार वो कमाल पे कोई खड़ा है, जैसे पेड़ को एक तरह से आदमी समझ लेना या सांप, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, ये सारे किस में आते हैं, विजुअल में आते हैं। एक होता है ऑडिटरी हेलुजिनेशन, अगर आपके ये साउंड से रिलेटेड आपको लग रहा है कि कोई किसी की आवाज़ आ रही है तो एक तरह से उसमें ऑडिटरी हेलुजिनेशन हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर जरूर करते रहे, है ना, जो नॉट सेट एम्स ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक भी करें आप, जिससे मैं और मोटिवेट होता रहूँ और वीडियो बनाता रहूँ। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, राइट। अब आपको जैसा कि पता होगा, आपने साइकोलॉजिकल में पढ़ा होगा, एक सिगमंड थे, सिगमंड फ्रॉइड, है ना, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने एक साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने 3 एलिमेंट बताए थे, 3 एलिमेंट उन्होंने बताए थे, जैसा कि आईडी उन्होंने बताया था, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, लेकिन लिबिडो जो है उसके साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उसमें इंक्लूड नहीं था, तो लिबिडो इज राइट आंसर। क्यों इसमें लिखा हुआ देखो, पढ़ो आप, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड मतलब लिबिडो जो है वो इंक्लूड नहीं था, उनके साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उसमें वो इंक्लूड नहीं था। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन आज पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए ताकि पूरे 50 क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट हो जाए और सॉल्व हो जाए, और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब कहने का मतलब ये थेराप्यूटिक जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें बैरियर कौन है, अब जैसा कि बैरियर्स की अगर बात करें, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बैरियर जैसे चैलेंजिंग हो गया,
चेंजिंग द सब्जेक्ट हो गया, अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या चैलेंजिंग किसी को चैलेंज कर रहे हैं, या डिसएग्री हो गए, जजमेंट हो गया, रिजेक्शन हो गया, ये सब क्या है, थेरापेटिक जो कम्युनिकेशन उसके बैरियर है ना। उसके साथ में गिविंग एडवाइस, अगर आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो तो ये भी एक तरह से थेरापेटिक जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर टू थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टराइज ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। अब इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान शब्दों में अगर कहे तो इसमें से कौन सा एक जो करेक्टराइज है जो मेंटली हेल्दी पर्सन का नहीं है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है लेकिन उसका ये करेक्टराइज नहीं है। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, या एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, या फीलिंग इनसिक्योर, या फिर एबिलिटी टू कोप विथ डेली प्रेशर ऑफ लाइफ। अब इसमें देखा जाए तो एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, मतलब डेली की जो दिनचर्या है, अपनी लाइफ स्टाइल है, वो आराम से खुद कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हेल्दी पर्सन का करेक्टराइज है। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, लोगों के साथ तालमेल बिठाना, वो चाहे चाहे परिस्थिति हो, समय हो, टाइम हो, या सबके साथ में एडजस्टमेंट करना, ये भी एक तरह से मेंटली हेल्दी पर्सन है उसका करेक्टराइज है। और फीलिंग इनसिक्योर जो है, अगर वो कहीं पे भी जा रहा है हर बार वो उसको लग रहा है कि नहीं मैं सिक्योर नहीं, मैं सिक्योर नहीं, ऐसा अगर वो फील कर रहा है, मीन्स ये दिस इज नॉट ए करेक्टराइज बाई मेंटली हेल्दी पर्सन। तो राइट आंसर इज सी। ओके, एबिलिटी टू कोप विथ डेली पर्सन ऑफ लाइफ, बिल्कुल हर समस्या का मतलब अगर वो कर रहा है, सामना कर रहा है, कोप मतलब सामना कर रहा है किसी भी डेली जो प्रेशर अगर वो है, चाहे ऑफिस का हो, घर का हो, चाहे फिर बच्चों का, मतलब किसी तरीके का कोई भी मतलब प्रेशर हो, अगर वो उसके साथ सामना कर रहा है और अच्छे से एडजस्टमेंट कर रहा है तो कोई ये मेंटली हेल्दी पर्सन का भी करेक्टराइज है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट अटेंड्स ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल एट द एस, मतलब अटेंस कंट्रोल करना कब सीख जाता है, ब्लैडर और बाउल को। ठीक है ना, सीधी सी भाषा में वो टॉयलेट करना और ब्लैडर को एकदम ये मतलब मोशन वगैरह पास करने का पूरा जो कंट्रोल है वो 3 इयर्स की एज में वो बच्चा अच्छे से सीख जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड कैन वॉक विथ स्टडी गेट एट द एज ऑफ, मतलब बिना एकदम से आराम से चल सकता है, वो पोस्चर बना सकते हैं खुद का। ठीक है ना, तो एक कौन सी एज में कर सकता है बच्चा, 2 इयर्स एज में कंप्लीटली एकदम से अच्छे से वो कर सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इरप्शन ऑफ टीथ नॉर्मली बिगेन एट द एज ऑफ 5 to 6 मंथ में उसके जो टीथ है नॉर्मली वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, टीथ के लिए जो संबंधित मेरे वीडियो है, आप मेरा टीथ का जो नर्सिंग होटल नर्सिंग एकेडमी में पूरा वीडियो पढ़ा है अच्छे से, वो आप वीडियो देखना पूरा अच्छे से। उसका टीथ से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 101% आपका रॉन्ग नहीं जाने वाला, माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा। इसलिए आप मेरा टीथ वाला वीडियो जरूर देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है टीथ वाला वीडियो, बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखा मैंने पूरा 1 घंटे का, तो आप जरूर वो देखना वीडियो। आगे नेक्स्ट चलते हैं, इन द मॉडरेट हाइपोथर्मिया द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी इज, इन द मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया जो है वो किस में आता है। ठीक, वो किस में आता है, ऑप्शन ए 36 to 36.4 सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कंटिन्यू इसमें, तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया, अब जैसा कि इसमें 3 टाइप के, जैसे इसमें हाइपोथर्मिया में अगर अपन बात करें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, एंड 3 ये जो हो गया वो सीवियर।
ये। अब माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में अगर किसी बेबी का टेम्परेचर अगर 36 टू 36.4 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है तो वो माइल्ड में आएगा। मीन्स ये है, ये जो है वो माइल्ड में है, नंबर 1। अब उसके बाद में मॉडरेट की अपन बात करें तो मॉडरेट में हो गया 32 टू 35.9, 32 टू 35.9 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है तो वो किस में आएगा, मॉडरेट में। और अगर अपन सीवियर की बात करें, अगर इससे अगर माइल्ड है, माइल्ड तो 32 डिग्री तक रहेगा, है ना। कैसे कि 35 पॉइंट मतलब ये बिलो 32 से अगर नीचे डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर और भी कम हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड से, या अपन यूं कहें 89.6 फ़ारेनहाइट, या 89.6 फ़ारेनहाइट से अगर नीचे हो जाता है तो वो फिर सीवियर में आ जाता है। वो किस में आएगा, सीवियर में। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, बेबी 0 से अगर 12 मंथ के बेबी की बात करें तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो 36.7 टू 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये हो गया उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अगर अपन फ़ारेनहाइट में अगर बात करें, अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात कर लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में 95.8 फ़ारेनहाइट टू 99.3 फ़ारेनहाइट। ठीक, ये हो गया उसका बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड। अब ऑप्शन ए इसमें दे रखा है जैसा कि लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन बी स्मॉल फॉर डेट बेबी, ऑप्शन सी प्रीटर्म बेबी एंड ऑप्शन डी पोस्ट टर्म बेबी। अब जैसा कि इसमें दे रखा है लो बर्थ वेट बेबी, अब सब आप जानते ही है, पीडियाट्रिक में पढ़ा भी हो रखा के भी, और मिडवाइफरी में भी पढ़ रखा होगा आपने जरूर, कि अगर जैसे लेस देन 5 पाउंड, कितना, कई बार पाउंड में भी एग्जाम आ जाता है, 5 पाउंड हो गए या 250 ग्राम से अगर कम है, जो बेबी बॉर्न हुआ है वो अगर 250 ग्राम से मतलब 2.5 केजी, 2.5 केजी या 5 पाउंड या 250 ग्राम से कम है तो उसको अपन लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। स्मॉल फॉर डेट बेबी किसको कहेंगे अपन, स्मॉल फॉर डेट बेबी कहेंगे बेबी हु इज स्मॉलर देन द यूजुअल अमाउंट फॉर द नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, अब प्री टर्म बेबी किसको कहेंगे, प्री टर्म बेबी उसको कहेंगे जब 37 वीक गेस्टेशन है, 37 वीक गेस्टेशन से अगर पहले हो जाता है बेबी, पहले डिलीवर हो जाता है तो उसको कहेंगे प्री टर्म बेबी। 37 वीक एलाइव अगर उसका बॉर्न हो जाता है, एलाइव, है ना, तो कहेंगे अपन प्री टर्म बेबी। अब पोस्ट टर्म बेबी किसको कहेंगे, पोस्ट टर्म बेबी उसको कहेंगे जब 42 वीक्स गेस्टेशन एज है, उसके बाद में अगर बेबी बोर्न होता है 42 वीक्स, है ना, बाद में अगर कोई होता है बेबी डिलीवर होता है गेस्टेशन 42 वीक्स के बाद में तो उसको कहते हैं अपन पोस्ट टर्म। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, इसके साथ ही बता देता हूँ, नॉर्मल प्रेगनेंसी कहेगी अपन 37 से लगा के 41 वीक अगर कोई प्रेगनेंसी गेस्टेशन एज में अगर होता है बेबी डिलीवर तो उसको कहेंगे अपन नॉर्मल एज। और लेट प्रेगनेंसी किसको कहेंगे, लेट प्रेगनेंसी कहेंगे अपन
लेट प्रेगनेंसी कहेंगे अपन अगर कोई बेबी 41 से लगा के 42 वीक्स के बीच में अगर डिलीवर हो रहा है गेस्टेशन एज में 41 से, ये तो नॉर्मल एज हो गई प्रेगनेंसी एज नॉर्मल। 37 से 41 वीक्स। अब 37 से अगर पहले अगर एलाइव बेबी बॉर्न होता है तो उसको तो कहेंगे अपन प्रीटर्म बेबी, और 41 वीक्स से अगर बाद होता है तो उसको कहेंगे अपन लेट प्रेगनेंसी 41 से 42 के बीच में, और 42 के भी बाद में होता है तो उसको कहेंगे अपन पोस्ट टर्म बेबी। ठीक, इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रिपीट वापस वीडियो हल्का सा पीछे ले जाओ, समझ में आ जाएगा, है ना। कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेरिबेलम, जिसको अपन हिंड ब्रेन भी कहते हैं, रेगुलेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए स्पीच लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्पेशल सेंसेस, या ऑप्शन सी पोस्चर या मसल टोन, या ऑप्शन डी मेंटल बिहेवियर। तो सेरिबेलम जो है रेगुलेट क्या करता है? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना। पोस्चर एंड मसल टोन ये क्या करता है? सेरिबेलम जो है रेगुलेट करता है, स्पेशली एक तो कोऑर्डिनेट करता है स्केलेटल जो मसल्स होती है उसको कोऑर्डिनेट, स्केलेटल मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद में ये पोस्चर वगैरह भी बढ़ाता है, ठीक है ना, सेरिबेलम ब्रेन में। उसके बाद में ये जो है बैलेंस बनाने का भी काम करता है, बैलेंस, ठीक, और मेंटेन पोस्चर का भी काम करता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि इसमें देखो कि एक इमेज है, इमेज के साथ अपन क्वेश्चन को है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेन्स स्वीट ग्लैंड, नर्व एंडिंग एंड ब्लड कैपिलरीज इज। मतलब स्किन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें अपन अगर देखें तो स्वीट ग्लैंड भी जो है वो रहती है स्किन के कौन से स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, स्वीट ग्लैंड भी है, नर्व एंडिंग भी उसमें है, एंड ब्लड कैपिलरी जो है वो भी प्रेजेंट रहती है, ठीक। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस फैट्स, एंड ऑप्शन डी सीबेसियस ग्लैंड। अब इमेज देखिए, आप इमेज देखिए, इमेज में जैसा कि ये है, इमेज में देखिए आप, सबसे ऊपर स्किन का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं अपन? एपिडर्मिस। उसके नीचे होता है डर्मिस, एंड उसके बाद में फेट लेयर। एपिडर्मिस में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टेटम जो कॉर्नियम है, जिसको अपन केरेटिन भी कहते हैं, ये किस में होता है? एपिडर्मिस में होता है। ऑयल सीक्रेट होता है वो कौन से लेयर से? एपिडर्मिस से। जो स्किन की सबसे टॉपेस्ट जो पार्ट है ये वाला, ये स्किन है ना, आउटर जो मोस्ट लेयर होती है टॉपेस्ट, उसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है डर्मिस। इंट्राडर्मल इंजेक्शन सुना है ना, आईडी, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो वो किस में लगता है? इसी में, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, तो स्वीट ग्लैंड, मतलब ये देखो स्वीट ग्लैंड, ये रही, ये है, क्या है ये स्वीट ग्लैंड है। ये स्वीट ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट कहाँ होती है? डर्मिस में। उसके बाद में नर्व एंडिंग, ये रही नर्व एंडिंग, ये एंडिंग है ना, ये नर्व। उसके बाद में कैपिलरीज, ब्लड की माइक्रो जो कैपिलरीज होती है, ये भी एक तरह से डर्मिस वाले पोर्शन में ही रहती है ना। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डर्मिस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शोल्डर ब्लेड्स, स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स आर मेड अप ऑफ।
किसकी बनी होती है? शोल्डर ब्लेड, है ना, देखा होगा ना, ये ह्यूमरस वगैरह होती है, ये शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड मतलब ये वाली पीछे की कंधे की हड्डियाँ जो होते हैं ना, स्कैपुला जिसको अपन कहते हैं। शोल्डर ब्लेड्स, स्कल खोपड़ी की, है ना, स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स आर मेड अप फ्लैट बोन की बनी होती है। यहाँ तो ये राइट आंसर हो गया। और अगर मैं बात करूँ जैसे शॉर्ट बोन हो गया, सेस्मोइड बोन हो गया, इरेगुलर बोन हो गया, फ्लैट बोन हो गया, या लॉन्ग बोन हो गई, शॉर्ट बोन हो गई, इरेगुलर बोन हो गई, तो अपन डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ चलते अपन, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की बोन होती है वैसे नॉर्मली? मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो 5 तरह की बोन होती है। देखो दोस्तों, साथ में प्लीज़ आप लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अटल नर्सिंग एकेडमी से नाम से जो अपना ये चैनल है उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर करें। अब लॉन्ग बोन जैसे हो गई, तो लॉन्ग बोन में वे बोन आएगी जो देर आर मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन विथ लिटिल मैरो and include most of the bones in the limb, upper limb या lower limb हो गई। These bone tend of support weight and to help movement, मतलब सपोर्ट करती है वेट को, बॉडी के जो वेट होते हैं उसको सपोर्ट करती है और मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। अब लॉन्ग बोन में कौन सी हो गई? अब लॉन्ग बोन की अगर मैं बात करूँ, जैसे फीमर हो गई, है ना, फीमर हो गई, टिबिया फिबुला हो गई, ये हो गई लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में जैसे हाथ की हड्डियों में ह्यूमरस हो गई, रेडियो अल्ना हो गई, है ना, ये सब है जो लॉन्ग बोन में आती है। अब शॉर्ट बोन की अगर बात करें तो शॉर्ट बोन किस में आएगी? ओनली ए थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल। मतलब जो रिस्ट जॉइंट हो गया या एंकल जॉइंट में जो बोन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं अपन शॉर्ट बोन। और शॉर्ट बोन में अगर रहेगा तो ये एक तरह से क्यूब शेप की होती है, क्यूब शेप, है ना, क्यूब देखा ना, आइस क्यूब शेप की होती है, जिसमें रिस्ट या एंकल जॉइंट आता है। जैसे स्केपॉइड हो गई, ल्यूनेट हो गई, जिमेट हो गई, एंकल पूरे के पूरे एंकल जॉइंट में जैसे टार्सल हो गई, ये सारी शॉर्ट बोन में आती है। और फ्लैट बोन की अगर बात करें तो यूजुअली बोन दैट आर थिन एंड कर्व्ड, दे consist of two outer layer of compact bone and a inner layer of spongy bone. Flat bone include most of the bones of the skull and the sternum or breast bone. जैसे अपन breast bone को चाहे sternum को, they tend to have protect roll, protective roll के लिए, जैसे कहते हैं ना rib cage, जैसे rib cage के नाम, मतलब रिब केज में जो प्रोटेक्टिव ऑर्गन रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। ये किस में आ गई? फ्लैट बोन में। अब फ्लैट बोन में जैसे अगर अपन बात करें, स्कल में अगर बात करूं, फ्लैट बोन में, फ्लैट बोन में अगर स्कल में बात करूं, जैसे ऑक्सीपिटल हो गई, पेराइटल हो गई, फ्रंटल हो गई, नेजल बोन हो गई, ये सब स्कल में कौन सी है? फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। थोरेसिक केज में अगर बात करें जैसे स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई। पेल्विस बोन में अगर बात करें जैसे इलियम हो गई, इच्छियम हो गई, प्यूबिस हो गई, तो ये सब क्या है? ये सब फ्लैट बोन है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं सेस्मोइड की, सेस्मोइड बोन में कौन से एग्जांपल है? तो दीज आर एम्बेडेड इन टेंडेंस। टेंडेंस मतलब टेंडन के साथ में जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं अपन सेस्मोइड बोन। सच एज द पटेला एंड नीकैप, या तो पटेला कह दो या नीकैप कह दो। तो ये कौन सी बोन की एग्जांपल है? सेस्मोइड बोन की। दे प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम वियर टू स्ट्रेस, वियर एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड खिंचाव वगैरह होता है उसको ये प्रोटेक्ट करती है टेंडन के साथ में। अब आता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन एज देयर नेम इम्पेयर्स, these are the bone that do not fit into the categories and are the usually shape, मतलब इनमें से कोई भी कैटेगरी में अगर फिट नहीं होती, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेस्मोइड बोन, इनमें से कोई भी कहीं पे भी कैटेगरी में फिट नहीं होती है, वो अपन क्या करते हैं? इरेगुलर बोन में उनको डाल दिया गया। दे इंक्लूड द बोन ऑफ द स्पाइन एंड
ऑफ एन प्रोटेक्टिव ऑर्गन और टिश्यू, है ना। अब इसमें कौन सी बोन आएगी, जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गई, उनकी जो भी बोन हो गई वो इरेगुलर बोन में इन्होंने डाल दिया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय लिवर एस्पेक्ट। मतलब इनमें से ऐसा एक कौन सा फंक्शन है जो लिवर का फंक्शन नहीं है, लेकिन सभी जो है लिवर के फंक्शन है। तो इसमें से देखो, रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट, ये जो है लीवर का फंक्शन है, बिल्कुल है, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है। प्रोड्यूस आयरन, बिल्कुल। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हीट, लीवर का फंक्शन है। प्रोड्यूस कैल्शियम जो है ये लीवर का फंक्शन नहीं है, इसलिए राइट आंसर का क्या रहेगा आपका सी। क्योंकि कैल्शियम जो है एक तो ये बॉडी में बनता नहीं है, अपन को न्यूट्रिएंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपना डाइट के साथ में लेते हैं उसके हिसाब से ये कैल्शियम बॉडी में जाता है। उसके साथ में रेगुलेट जरूर करता है, कैल्शियम का जो रेगुलेशन है, रेगुलेट करना है, वो कौन करती है, थायराइड ग्लैंड हो गई, जैसे वो करती है थायराइड ग्लैंड। अब जैसे कि आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड में जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन हो गया, हार्मोन्स के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, कैल्सिटोनिन हो गया, या फिर पैराथायराइड जो हार्मोन हो गया, पैराथायराइड, है ना, इसके द्वारा जो है कैल्शियम ये रेगुलेट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स दैट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, अभी जैसे अपन ने इससे आगे वाले क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने 19 नंबर क्वेश्चन में कि कैल्शियम का जो रेगुलेट है वो मेटाबॉलिज्म है वो पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, आपने पढ़ा ही होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में, जैसे T3 या T3 जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड। एड्रेनलिन जो ग्लैंड है जिसमें एड्रेनलिन हार्मोन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, उसके बाद में सीरम कोर्टिसोल हो गया, है ना, ACTH हो गया, ये सभी हार्मोन एड्रेनलिन। और थाइमस है जो थाइमस ग्लैंड जो हो गई, जो थाइमोसिन हो गया, थाइमोपोइटिन हार्मोन हो गया, जो टी सेल के प्रोडक्शन और डेवलप में हेल्प करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेनिसिलिन इन एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एस्केप्ट। ये एस्केप्ट है यहाँ पे, ना, टीम ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, एस्केप्ट। मतलब इनमें से इन्फेक्शन किस में यूज नहीं होता, तो हर्पस जो है, हर्पस के ट्रीट के लिए अपन पेनिसिलिन यूज नहीं करते, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या स्कारलेट फीवर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स which from the largest group of microorganism is fungi, bacteria, yeast, all of the above. All of the above is right answer. क्यों? क्योंकि जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये सभी आते हैं, फंगाई भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा और यीस्ट भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a condition that gives rise to a response leading to action is event, convert, stimulus, radiculus। राइट आंसर अपना क्या रहेगा, stimulus। कंडीशन, एक कंडीशन that gives rise to a response leading to action is stimulus। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are mental activities by an individual expert। तो मेंटल एक्टिविटीज में जो है किसकी थिंकिंग है, जो मेंटल एक्टिविटीज का फंक्शन है, रीजनिंग जो है मेंटल एक्टिविटीज का फंक्शन है, इमेजिन है जो मेंटल एबिलिटी का फंक्शन है। लेकिन स्लीपिंग, अगर आप स्लीप कर रहे हो तो ये मेंटल एबिलिटी का
सॉरी मेंटल एक्टिविटीज का साइन, मेंटल एक्टिविटीज इसमें किसी भी प्रकार की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सील सिस्टम फॉर चेस्ट ड्रेनेज इज डन टू prevent further collapse and entry of air, B minimize pain on drain insertion, या C aid drain into correct position, या D minimize risk of infection। इसमें राइट आंसर रहेगा प्रिवेंट फर्दर कोलैप्स एंड एंट्री ऑफ एयर। वाटर सील ड्रेनेज के बारे में एक पूरा अच्छे से वीडियो बना के समझाऊंगा आपको। वाटर सील ड्रेनेज क्या होता है? वाटर सील ड्रेनेज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ रहा है, या नहीं भी समझ में आ रहा है, या आपको और ज़्यादा कुछ भी डाउट है तो मेरे जो कमेंट्स सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट करिए, या जो मेरे नंबर है ना 7711889971 पे मेरे जो है उस पर व्हाट्सएप जो है चल रहा है, आप उस पर ज़रूर व्हाट्सएप करके डाउट जो भी आपके क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। वाटर सील सिस्टम फॉर चेस्ट ड्रेनेज इज डन टू, क्योंकि जो वाटर सील में क्या होता है एक्चुअली मैं बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा। वाटर सील ड्रेनेज में क्या होता है, ये आईसीटी डालने के लिए यूज होती है, इंट्राकोस्टल जो ट्यूब कहते हैं अपन चेस्ट ड्रेनेज के लिए। न्यूमोथोरैक्स या हिमोथोरैक्स या फर्स्ट फॉर्मेशन हो जाता है जो लंग्स की कैविटी में, तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ये बॉटल हो गई है ना, ये एक बॉटल हो गई, ये एक दूसरी बॉटल हो गई, जैसे हिमोथोरैक्स हो गया, लंग्स की जो कैविटी होगी प्लूरल कैविटी में, वो ब्लड का अकुमुलेट हो गया या एयर का अकुमुलेट हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया। उसमें क्या होता है कि जैसे ये पेशेंट से, एक तो ये पेशेंट से आता है ना वाटर सील ड्रेनेज, ये तो ये वाटर सील मतलब वाटर से सील रहता है, यहाँ से ये वाटर से सील रह गया और ये ट्यूब जो है पानी के अंदर खुली रह गई। अब जैसे न्यूमोथोरैक्स में जैसे पेशेंट की जो है वो मतलब जो ट्यूब है वो पेशेंट की जो प्लूरल कैविटी है उसमें एंट्री करते हैं, जहाँ पे मतलब जो इफेक्ट पोर्शन है, इफेक्ट जो पार्ट है जहाँ पे मतलब ब्लड का अकुमुलेशन हो रखा है, जहाँ एयर की अकुमुलेट हो रखी है, तो वहाँ पे जैसे ट्यूब डालेगा तो जो एयर होगी या ब्लड होगी तो वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और वाटर सील रहता है मतलब पानी से यहाँ तक ढका हुआ रहता है। उससे उससे होता क्या है, उससे होगा कि जैसे आ तो गया लेकिन वापस इसमें एयर नहीं जाएगी, एक तो ये क्योंकि बुलबुले होकर यहाँ इसमें आ गई, और यहाँ से फिर एक सक्शन लगा हुआ होता है इस ट्यूब से जो कि यहाँ इसमें जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो भी एयर एंट्री होगी वो इसके थ्रू यहाँ वैक्यूम कर लिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके की होगी। तो प्रिवेंट फर्दर कोलैप्स मतलब एक तो लंग्स पूरे वो कोलैप्स नहीं होगा, कोलैप्स मतलब बंद नहीं होगा, उसको खुलने के लिए भी जगह चाहिए, तो वाटर सील में रहता है, ठीक। ये हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग पोटेशियम डेफिशिएट ड्यू टू, मतलब किसके द्वारा जो है पोटेशियम डेफिशिएट हो जाएगा, पोटेशियम नहीं बढ़ेगा, हाइपोकैलिमियम चला जाएगा पेशेंट, किस में चला जाएगा, हाइपोकैलिमियम चला जाएगा भाई साहब, ठीक। कब चला जाएगा, ऑप्शन ए सस्टेन्ड टिश्यू डैमेज, ऑप्शन बी रिपीटेड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, या ऑप्शन डी एडिशन डिजीज, या ऑप्शन डी पोटेशियम रिटेंडिंग डाइयूरेटिक। A client is at risk of developing potassium deficit due to repeated nasogastric suction। अगर आप किसी पेशेंट को रिपीटेड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन अगर कर रहे हो किसी पेशेंट में, मतलब बार बार उसको हर कुछ ही मिनटों में कुछ ही जैसे 5 मिनट, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में अगर उसका नेजोगैस्ट्रिक सक्शन उसका कर रहा है, एनजी ट्यूब लगा दी और उसको सक्शन कर रहे हैं, तो वो उसकी जो पोटेशियम है वो उसका बॉडी में कम हो जाएगा, पोटेशियम जो डेवलपिंग पोटेशियम डेफिसिट है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। एडिशंस डिजीज में क्या होता है, एडिशंस डिजीज में ये होता है कि भाई एक तरह से यूं समझो कि ये क्या करता है, ये डिसऑर्डर है जो एड्रिनल जो ग्लैंड हो गई, कौन सी ग्लैंड, एड्रिनलिन, एड्रिनल एड्रिनल जो ग्लैंड हो गई वो इनसफिशिएंट अमाउंट में जो है वो हार्मोन बनाएगी, जैसे कॉर्टिसोल हो गया या एल्डोस्टेरोन हो गया, तो ये कम मात्रा में बनाएगी जो कि
एडिशनल डिजीज में आता है। ठीक। पोटेशियम रिटेंड डायूरेटिक, पोटेशियम रिटेंड का मतलब ये हो गया कि जब पोटेशियम रिटेंड करने के लिए डायूरेटिक देंगे तो उसमें एक तरह से पोटेशियम बढ़ेगा, है ना, तो पोटेशियम डेफिशिएट नहीं होगी। उसके बाद में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे स्पेरलेक्टोन हो गई, उसमें एमिलोराइड हो गई, तो ये जरूर देते हैं तो पोटेशियम बढ़ता है इससे भी बॉडी में, लेकिन कम नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ पेशेंट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो वैल्यूएबल या महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए, तो वो पेशेंट कहाँ से ऑब्टेन करेगा, पेशेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, तो पेशेंट की जो कहाँ से ऑब्टेन होगी, तो वो होगी एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोस मीन्स ह्यूमन, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, ह्यूमन का मेजरमेंट करना एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट में आता है। अब ब्लीडिंग गम, ड्राई स्किन या फेशियल जो रूमर्स है, ये सभी जो है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, एज वेल एज जो रिलायबल जो है वो है एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनसेंसिबल वाटर लॉस अकर थ्रो स्किन, वुंड ड्रेनेज, यूरिन या जीआई टैग। अब इसमें देखने वाली बात होती है इनसेंसिबल, जिसका कोई सेंस नहीं है उसको क्या कहते हैं, इनसेंसिबल। अब बॉडी में जो अपने टू टाइप से वाटर लॉस होता है, बॉडी वाटर लॉस करती है टू टाइप्स के, एक तो होता है सेंसिबल और एक होता है इनसेंसिबल, एक होता है इनसेंसिबल। अब सेंसिबल का मतलब ये हो गया कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, या अपन यूं कह सकते हैं कि डायरेक्टली अपन उसको मेजर कर सकते हैं, सेंसिबल में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मतलब वो सेंसिबल वाटर लॉस हो गया। जैसे वुंड ड्रेनेज, 24 घंटों में कितना वुंड ड्रेनेज हुआ, आप ड्रेनेज बैग लगा के आप पता कर सकते हैं। यूरिन आउटपुट, यूरिन बैग लगा के या यूरिन कितना किया आप मेजर कर सकते हैं, तो वो सेंसिबल जो है वाटर लॉस में आ गया है। जीआई ट्रैक्ट जैसे स्टूल वगैरह हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आप जो है वो एक तरह से सेंसिबल वाटर लॉस का मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनसेंसिबल मतलब जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, जो वेपर के थ्रू जाती है, रेस्पिरेटरी या स्किन से कितना वाटर लॉस हुआ वो आप पता नहीं कर सकते, उसका कोई सेंस नहीं है ना, इनसेंसिबल वाटर लॉस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। कार्पल टनल सिंड्रोम ये क्या चीज है भाई, ये चीज हो गई अपर लिम्ब, जैसे अपने ये अपर लिम्ब ये हो गया, ये अपर लिम्ब हो गया, ये हो गई रेडियो अल्ना, ये मीडियन नर्व हो गई रिस्ट की, ये रिस्ट हो गया आपका ये, और ये हो गई रेडियो और ये होगी अल्ना। ठीक। उसके बीचों बीच में जैसे रिस्ट जॉइंट है, वहां पे मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई आगे जाती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जब कहते हैं जब प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व, अब जो मीडियन नर्व जो है उस पर अगर प्रेशर पड़ जाता है, प्रेशर पड़ने के बाद वो नमनेस टाइप हो जाती है, और मीडियन नर्व क्या है, ये एक तरह से सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं और इसको मोटर नर्व भी कहते हैं, ये दोनों का काम करती है ना। आर्म की जो है वो सेंसरी और मोटर दोनों नर्व के लिए काम करती है। तो मीडियन नर्व अगर कंप्रेशन हो जाती है रिस्ट की, तो उसको ये कार्पल टनल सिंड्रोम में आता है ना। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे 31 नंबर क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन डी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। गोइटर जो होता है वो कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से जो है वो
गोइटर होता है। अब जैसे कि थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूँ मैं, आयरन जो है वो अपन को डाइट के साथ ही लेना पड़ता है, बॉडी के अंदर नहीं बनता, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब वो डेफिशिएंसी आयरन जैसे एनीमिया कब होता है, जब जैसे एक तरह से यूँ समझो जैसे सर्जरी हो गई, उसमें कम अगर ब्लड डोज ज़्यादा होता है तो होता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो सकती है। उसके बाद में इंटरनल ब्लीडिंग कुछ भी हो गई तो आयरन की कमी हो सकती है। इनएबिलिटी एब्जॉर्ब आयरन, आयरन अगर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था तो आयरन की कमी हो सकती है। ठीक, आयोडीन जो है, आयोडीन जो है ये भी क्या होता है, आयोडीन जो है, आयोडीन डेफिशिएंसी जो है उसमें क्या होता है, गोइटर, गोइटर होने का मतलब थायराइड जो है उसका थायराइड एनलार्जमेंट, थायराइड जो ग्लैंड है वो एक तरह से बड़ी हो जाती है, जो अपना एबनॉर्मल जो एनलार्जमेंट हो जाता है, एबनॉर्मल जो है वो बड़ी हो जाती है। और ये भी क्या, आयोडीन जो है वो बॉडी में बनता नहीं है, नेचुरली नहीं बनता है, ये है जो है आयोडीन जो है एक तरह से अपन को डाइट के साथ में लेना पड़ता है। ठीक, अब आयोडीन जो है वो एडल्ट में कितना रिक्वायरमेंट रहती है, 150 माइक्रोग्राम पर डे, एक डे में 150 ग्राम जो आयोडीन अपन को लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उसको 200 माइक्रोग्राम जो है पर डे के हिसाब से आयरन लेना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयरन की जो रिक्वायरमेंट है एडल्ट में कितनी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में कितनी होनी चाहिए, तो 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आयोडीन को जो है लेना चाहिए अपन को। उसके बाद अगर कैल्शियम की बात करें, इसलिए कहते हैं ना कई बार ऐड नहीं आता, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मतलब आयोडीन युक्त नमक खाए तो गोइटर नहीं होता है ना। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है। और सीरम लेवल, ये बॉडी ब्लड लेवल में कैल्शियम जो होता है वो कितना होता है, 8.5 से 10.5, 8.5 टू 10.5 mg/dl। ठीक, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, ये अगर बॉडी में कमी हो जाती है इसको क्या कहेंगे अपन, हाइपोनेट्रीमिया। और ये ब्लड सीरम लेवल में कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। सोडियम का जो नॉर्मल ब्लड वैल्यू होती है, लैब की जो नॉर्मल वैल्यू, वो ब्लड में कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन क्या है भाई साहब, क्लोरोक्विन है एक तरह से एंटी मलेरियल ड्रग हो गई, आजकल कोरोना में भी बहुत चली है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से, SCQ नाम से। लेकिन ये क्या है, एक तरह से क्लोरोक्विन का ही कैटलॉग है। क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है। क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ठीक, तो मलेरिया में जो है ये अपने एक तरह से क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी मलेरियल, तो मलेरिया में यूज की जाती है। वेक्टर ऑफ मलेरिया इज इन्फेक्टेड मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, या इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, या इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इन्फेक्टेड एनाफिलिस जो मॉस्किटो है, मलेरिया पैरासाइट है ना, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनाफिलिस से जो है वो मलेरिया का कारक है, वेक्टर है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, मलेरिया। जो इन्फेक्टेड फीमेल, वो भी इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड होनी चाहिए किससे, उस पैरासाइट से, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऑल आर ग्रास रूट लेवल वर्कर एस्केप्ड, मतलब उनमें से एक जो है वो ग्रास रूट वर्कर नहीं है। अब ग्रास रूट लेवल से मतलब ये है कि जमीनी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल से मतलब ये है जमीनी स्तर पे जो वर्कर है
वो एक नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिल्कुल है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट TBA बिल्कुल है, या विलेज हेल्थ गाइड बिल्कुल है। लेकिन हेल्थ जो असिस्टेंट है, हेल्थ असिस्टेंट जो ग्रास रूट लेवल वर्कर नहीं होते ना। ग्रास रूट वर्कर में और कौन कौन आते हैं, जैसे आशा हो गई, ANM हो गई, आशा हो गई, ANM हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, ये सभी क्या है, ग्रास रूट लेवल वर्कर है। मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जो लास्ट एंड तक जो ग्राम स्तर रूरल एरिया में काम करते हैं, है ना, उसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, केस फाइंडिंग इन रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP बेस्ड ऑन स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, एक्सरे चेस्ट या हिस्ट्री टेकिंग। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि केस फाइंडिंग इन रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP का जो प्रोग्राम चल रहा है, RNTCP का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जो केस फाइंड करते हैं, उसमें केस का जो मतलब होता है कि ये एक केस फाउंड हुआ, ये 2 केस फाइंड हो गए, तो ये जितने भी केस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो केस फाइंडिंग का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, तो केस फाइंडिंग का जो आधार बेस है वो हो गया स्पुटम माइक्रोस्कोपी। मतलब स्पुटम जो माइक्रोस्कोपी करने के बाद जो है RNTCP प्रोग्राम के अंदर में उसको लिया जाता है। चेस्ट एक्सरे करवा दो, उससे कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, हिस्ट्री टेकिंग कोई मतलब नहीं है। वो कह देगा साहब बुखार आ रहा है मेरे को, स्वीट भी हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, कई दिनों से वेट लॉस हो रहा है, तो हिस्ट्री टेकिंग ठीक है कर लिया आपने, लेकिन एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्मेटिव करने के लिए हिस्ट्री टेकिंग कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकती है, जैसे चेस्ट एक्सरे कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है। स्पुटम कल्चर अगर उसका करवा लो, पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, कुछ हेल्प तक मतलब अपन को एक डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन स्पुटम माइक्रोस्कोपी अगर करा लेते हैं अपन, मतलब अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट है, अगर अपन स्पुटम माइक्रोस्कोपी अगर उसको करवा लेते हैं, तो माइक्रोस्कोप में अगर अपन को वो बैक्टीरिया वगैरह जो है उसका पिक्चर मिल जाती है, तो मतलब 100% उसका एक तरह से वो पॉजिटिव हो जाता है, और वो एक तरह से केस फाइंडिंग रिवाइज प्रोग्राम में ऐड हो जाता है पेशेंट, और उसका वो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट उसका लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल आर द फाइंडिंग, ऑल आर द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल टेस्ट एस्केप्ड। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, एक को छोड़ के बाकी सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। अब इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, ये भी एक तरह से जैसे IQ टेस्ट हो गया, जैसे IQ टेस्ट हो गया, तो एक तरह से ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो ये भी एक तरह से कैंडिडेट की जो कॉग्निटिव एबिलिटी या पर्सनैलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट करवाता है, तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, तो ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। लेकिन टेस्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी, अगर किसी का फिजिकल मैच्योरेशन हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, है ना। ये एक तरह से फिजिकल मैच्योरिटी का अगर टेस्ट है, तो वो जैसे खिलाड़ियों का किया जाता है ना, जैसे कि प्लेयर्स वगैरह का किया जाता है हाइट एंड वेट के साथ में फिजिकल टेस्ट, तो वो एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट से बिल्कुल ही अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एस्केप्ड। अब उनमें से एक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव एक्सपीरियंस, सभी नेगेटिव एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल के दौरान, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है उसके दौरान एस्केप्ड, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है, पेन बिल्कुल नेगेटिव एक्सपीरियंस है, डेथ नेगेटिव एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट अगर उसको ढंग से मतलब बड़ा ही जटिल वाला जो कॉम्प्लेक्स अगर एनवायरनमेंट उसको दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव एस्केप्ड है। लेकिन एस्यूरेशन टेंशन है, ये एक तरह से पॉजिटिव जो हो गया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया पेशेंट का। अब और पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कौन कौन से हैं, जैसे बेटर क्लिनिकल अगर आउटकम अगर आप चाहते हो, तो वो एक तरह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिस, पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस में आ गया। उसके बाद में हेल्थ केयर सर्विसेज अगर आप दे रहे हो अच्छी खासी, तो वो एक तरह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस में आ गया।
लेकिन पेन हो गया, डेथ हो गया, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो गया, ये सभी क्या है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गए हॉस्पिटल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या है? अटेनमेंट ऑफ मिनार्च, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बियर्ड ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी का होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट या एनलार्जमेंट होने के साइन हो है तो वो प्यूबर्टी के साइन हो गया, ठीक। चलते अपन नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर कह रहा है, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रोल्स ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन। क्या कहेंगे इसको? सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अपर क्लास एक्सपेक्ट। अगर अपर क्लास एस्पेक्ट मतलब इनमें से जो सभी वर्ग है वो अपर क्लास वर्कर के हैं, अपर क्लास जो कम्युनिटी है उसके है, लेकिन एक नहीं है। तो मैनुअल जॉब वर्कर, मैनुअल जॉब वर्कर है जो वो अपर क्लास जो है उसका नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैनुअल जॉब वर्कर का मतलब ये होता है कि हाथ से काम करना, हैंड के लिए हैंड का यूज करना, किसी भी फिजिकल वर्क, अपन यूँ कह सकते हैं फिजिकल वर्क जो है वो हाथ से काम करना। तो ये क्या है? फिजिकल वर्क है जो करना, वो मैनुअल जॉब वर्कर में आता है ना। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेड इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग बेड श्योर फॉर बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट का मतलब ये है कि क्रोनिक इलनेस अगर कोई पेशेंट है, अगर वो बेड रिडन पे है, बेड पे कई कई दिनों से, कई महीनों से अगर वो बेड रिडन है, बेड पे पेशेंट है कंटिन्यू, तो उसके लिए ऐसा कौन सा बेड है जो कि बेड श्योर नहीं करता, प्रिवेंट करता है बेड श्योर को? तो राइट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? वाटर मिट्रेस बेड। मतलब एक ऐसा बेड जिसमें वाटर भरा रहता है और जो जो प्रेशर पॉइंट, जो प्रेशर एरिया प्रेशर करता है बॉडी का, जो प्रेशर एरिया, जैसे कॉकेक्स हो गया, ऑक्सीपिटल रीजन हो गया, शोल्डर वाले हो गया, है ना, इलियम वाला पॉइंट हो गया, इलियम इचियम वाला, ये प्रेशर पॉइंट नीचे जैसे दबेगा तो वाटर मिट्रेस, वाटर तो भरा रहता है उसमें, तो ये मिट्रेस बेड श्योर नहीं करता। क्वेश्चन 42, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सैलिन। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनता है हमेशा 100 ml में। 100 ml में कितना डाला है उसके अकॉर्डिंग बनता है। आप कोई भी आईवी फ्लूइड उठा के देख लीजिए, कभी देखना आप हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करते हो तो उस समय देखना आईवी फ्लूइड में, तो आईवी फ्लूइड जैसे 100 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है। अब जैसे मैं नॉर्मल सैलाइन की बात करूँ, ठीक है ना, नॉर्मल सैलाइन NS 0.9%, तो ये जो क्वांटिटी आता है उसमें ईच 100 ml में आता है, ईच 100 ml में, चाहे RL हो, चाहे DNS हो, चाहे 5D हो, चाहे 10D हो, ये सभी आता है। ईच 100 ml में कितना ग्राम उसमें डाला हुआ है, वो जो कंटेंट डाला हुआ है कितना ग्राम डाला हुआ है, तो 100 ml में जो कंटेंट डाला हुआ है वो है 9 ग्राम, 9 ग्राम। तो 1000 में डालेंगे, अगर 1000 की बात करें तो 0.9 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 100 ml में 9 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 लीटर, 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml, यहाँ 100 ml की बात हो रही है, तो 1000 ml में हो गए, तो 1000 ml देख लो आप, जैसे मल्टीप्लाई ये करेगा तो 9 ग्राम से हो जाएगा 0.9 ग्राम, सीधी सी बात है ना। चलिए अपन आगे, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल। 43, ऑल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑस्कल्टेशन एस्केप्ट। ऑडियोमीटर बिल्कुल सुनने के लिए यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, परक्यूशन हैमर अपन सुनने के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्पिग्नोमीनोमीटर है वो अपन बीपी इंस्ट्रूमेंट है, अपन ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 150/96 mm of Hg, his pulse pressure is, ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, his pulse pressure is। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ नॉर्मली मैं थोड़ा समझा देता हूँ एक बार पल्स प्रेशर क्या होता है। जैसे 150/96, अब पल्स प्रेशर का मतलब ये हो गया सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक माइनस
डायसिस्टोलिक, दोनों के बीच में कितना पल्स का जो है प्रेशर है वो है ना, सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब 150 है तो 150 बाई 96 है तो 150 बाई 96 है तो 150 में से 150 में से छिन्न अगर गए तो पीछे रहेगी अपन 54, पीछे रहेगा अपना 54। ये क्या है साहब, ये पल्स प्रेशर है। ये क्या है, पल्स प्रेशर है। मैं आगे चलता हूँ इसमें बताता हूँ मैं ये क्या है, पल्स प्रेशर है ना। मतलब इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर, जो रीडिंग आ गई, अपर रीडिंग हो गई, अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, या यूं कह दो कि सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पल्स प्रेशर होगा। एक मेरा वीडियो देखना आप, मीन आर्टरी प्रेशर, इसी से रिलेटेड है। इसमें सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसमें वीडियो में पढ़े हैं। मैप कई बार एग्जाम आता है, मैप मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है साहब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3 ये फॉर्मूला है। किसी का मीन निकालना हो, मैप किसी का मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला है। जैसे मैं निकालूँ 83/50 का, 83/50 का अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो 83 क्या है, सिस्टोलिक है, और डायसिस्टोलिक कितनी होगी 50। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 83 प्लस 2 डायसिस्टोलिक 50 अपॉन 3। आगे चले गए 83 प्लस 2 कोष्टक है तो मतलब 100 आ जाएगा, 2 बार 50 लिखेंगे तो क्यों इंटू 2 इंटू 50 हो गया, ये हो गया अपॉन 3। अब आगे चलेगा तो 83 और 100 कितने हो गए, 183 हो गया और 3 हो गया। तो 183 अपॉन 3 तो 61, कितना आ गए 61। और 61 क्या है साहब, 61 जो हो गया मैप हो गया 83 का, 83/50 का मीन आर्टेरियल जो प्रेशर हो गया वो कितना हो गया साहब 61 mm ऑफ Hg, ठीक। और अगर इसका मैं, ये तो हो गया मीन, अगर इसका मैं पल्स प्रेशर निकालूं, अगर इसका मैं पल्स प्रेशर निकालूं 83/50 का, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 33 पल्स प्रेशर हो जाएगा। 33 तो पल्स प्रेशर हो जाएगा और 61 उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर हो जाएगा। चलो वीडियो लंबा नहीं हो जाए, आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज 18 गेज या 1.5 इंच लॉन्ग, 25 गेज या 1 इंच लॉन्ग या 22 गेज 1.5 इंच लॉन्ग या 25 गेज 5/8 लॉन्ग। राइट आंसर अपना क्या रहेगा 25 गेज और 5/8 का जो लॉन्ग है वो नीडल जो है एप्रोप्रिएट जो है नीडल साइज रहेगी, किसके लिए, इंसुलिन लगाने के लिए, ठीक। प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ पार्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंट बाय स्टीम अंडर प्रेशर। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है जैसे कि, तो इसमें देखो एक तो हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, फ्यूमिगेशन एंड हॉट वाटर डीप। अब हॉट एयर ओवन क्या है, ये तो आपको पता ही, इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसमें जो कि वो ड्राई हीट के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, ड्राई हीट फॉर स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग में आपको जैसे कि पता है ये होता है स्टीम अंडर प्रेशर। अब प्रेशर कितना लगाते हैं इसमें, प्रेशर कितना देते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। अब मैं अगर बात करूँ स्टीम अंडर प्रेशर की, तो जैसे 250 250 फ़ारेनहाइट कह दो या फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ये कह दो, दोनों ही सही है। और कितनी देर के लिए 30 मिनट टू 60 मिनट तक अंडर प्रेशर में रखते हैं,
कितना टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस हो गया या फिर 250 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इस पर अंडर प्रेशर में रखते हैं स्टीम को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। अच्छा, ये प्रेशर 121 सेंटीग्रेड या 250 फ़ारेनहाइट क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको जैसे कि पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एक तरह से बॉइलिंग वाटर का जो पॉइंट हो गया, बॉइलिंग वाटर जो पॉइंट हो गया, क्वथनांक जिसको कहते हैं अपन, है ना, या फिर यूँ कह दो कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही सेम है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो। इस पे क्या होता है क्योंकि जो स्टेलाइज जो स्पोर होते हैं, बैक्टीरियल जो स्पोर हो गए एक तरह से, है ना, बैक्टीरियल जो स्पोर हो गए वो सर्वाइव कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर पॉइंट पे भी सर्वाइव कर सकते हैं जो स्पोर होते हैं। तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और ये सर्वाइव करता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इसलिए क्या करते हैं कि 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सर्वाइव नहीं करता, बैक्टीरिया वगैरह वो सब डैमेज मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पोर वगैरह। फ्यूमिगेशन, ये भी गैसियस स्टेरिलाइजेशन है। और हॉट वाटर डिप ये भी एक तरह से टेक्निक है ना। फ्यूमिगेशन में क्या करते हैं आपको पता है, ओटी फ्यूमिगेट करते हैं। तब ओटी फ्यूमिगेशन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल होता है ना, उसका हाई कंसंट्रेट रख के उसको हॉस्पिटल जो सरफेस होती है उसको माइक्रोबियल जो एजेंट है उसको कम करने के लिए अपन गैसेस उसका क्लाइमेट में वो पूरा गैसेस जैसा है उसका घुमा, जैसे वो सेंट्रीफ्यूज में रख के ना उसके फ्यूमिगेट करते हैं, उसमें वो कुछ टैबलेट वगैरह डाल के केमिकल वाली, है ना। ग्लिसरीन एनीमा इज एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट एनीमा, परगेटिव एनीमा, इमोलेट एनीमा एंड रिटेंशन एनीमा। तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा इसमें इमोलिएंट एनीमा। राइट आंसर क्या रहेगा, इमोलिएंट एनीमा। क्यों? क्यों एस्ट्रिजेंट एनीमा जो है वो यूज करते हैं अपन, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं, या ब्लीडिंग हो रही है जैसे कोलाइटिस हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो उसमें यूज करने के लिए अपन एस्ट्रिंजेंट जो एनीमा यूज करते हैं। जैसे 2% जो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब सॉल्यूशन होता है, या हो गया टैनिक एसिड हो गया, या फिर जैसे एलम हो गया, तो ये सारी जो सॉल्यूशन यूज करते हैं एस्ट्रिंजेंट एनीमा में, जो कि बाउल की जो है इन्फ्लामेशन रेड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। परगेटिव एनीमा से क्या मतलब है, परगेटिव एनीमा से मतलब है भाई यूज टू इम्प्रूव पेरिस्टाल्सिस टू एम्प्टी द बाउल को अगर अपन को एम्प्टी करना है, खाली करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि परगेटिव एनीमा दिया जाता है जिसमें सोप एंड वाटर होता है, मोस्ट प्रोबेबली सोप एंड वाटर ही होता है। इमोलिएंट एनीमा हो गया, जैसे लुब्रिकेंट एनीमा भी कह सकते हैं अपन, लुब्रिकेंट एनीमा भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ग्लाइसरीन का जो सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है, ग्लाइसरीन का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और रिटेंशन एनीमा मीन्स ये होता है कि यूज टू प्रोवाइड मेडिकेशन और एनेस्थेटिक, कोई भी एजेंट दिया जाता है जैसे एनेस्थेसिया दिया जा सकता है उसमें, या मेडिकेशन यूज की जाती है, तो उसको कहेंगे अपन रिटेंशन एनीमा। Best method to refuse disposal in hospital is dumping, इंसिनरेशन, कंट्रोल्ड डंप टिपिंग या कंपोजिंग। तो इसमें इंसिनरेशन जो है, इंसिनरेशन है वो सबसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो हाई टेम्परेचर और बर्निंग वेस्ट को जो बर्निंग किया जाता है, तो इंसिनरेशन इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। ओलिगोयूरिया किसको कहेंगे, ओलिगोयूरिया कहते हैं कि लो आउटपुट ऑफ यूरिन, जैसे अगर 400 ml पर डे में अगर आ रहा है पर डे में, तो भी उसको क्या कहेंगे अपन, ओलिगोयूरिया। मतलब यूरिन आउटपुट बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, 400 ml 24 घंटे में अगर 400 ml ही है तो भी अपन उसको ओलिगोयूरिया में लेते हैं। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, और पाईयूरिया मतलब पस इन यूरिन। अगर परजेंस या पस अगर यूरिन में है तो उसको कहेंगे अपने पाईयूरिया कहेंगे, है ना। और ये किससे हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का अपना रहेगा
बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम 8-10 क्वेश्चन, 8-10 बार एग्जाम में, तो मैंने खुद ने देख लिया होगा ये 8-10 एग्जाम के जो पेपर है प्रीवियस के, उसमें मैंने देख लिया होगा ये क्वेश्चन के बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर, है ना। तो आज का अपना सेशन ये खत्म हो रहा है। सेकंड जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन और रहेंगे 100 तक, और उसके बाद में इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं करे अपन, लगभग हर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हाटेला नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को आप देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए कंटिन्यू ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।